नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगा कि रेगुलेटेड फील्ड क्या होता है, अनरेगुलेटेड फील्ड क्या होता है, पंजीकृत क्या होता है, नॉन पंजीकृत क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो रेगुलेटेड फील्ड वो होता है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, अनरेगुलेटेड फील्ड होता है जो गवर्नमेंट के अंडर ना आता। जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कार है, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जब वो निकलते हैं, जहाँ से बन के निकलते हैं, जहाँ से आप खरीदते हो। नंबर प्लेट लगती है, पहले बाहर से लगती थी, अब अंदर से इशू कर देते हैं। उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर रजिस्टर कर लिया जाता है, कानून के अंडर, क्योंकि कल को वो किसी से टक्कर भी मारें या रेड लाइट जंप भी कर जाएं तो उनको मोटर व्हीकल एक्ट में जो लिखी हुई धाराएं हैं उसके मुताबिक सजा या जुर्माना या फाइन या चालान होता है। अब साइकिल वाला आ गया। साइकिल वाला एक तरह के मान लीजिए कि अनरेगुलेटेड है, वो मोटर व्हीकल एक्ट के परव्यू में नहीं आता, उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता। अब साइकिल वाला रेड लाइट जंप करे तो उसका चालान निकाला नहीं जा सकता। अगर साइकिल वाले को ये चीज़ मालूम हो जाए कि उसका चालान हो ही नहीं सकता तो वो बार बार क्या करेगा, क्योंकि किस एक्ट के अंडर उसको कहा जाएगा। उसको तो सिर्फ थप्पड़ मारा जा सकता है, वो भी नहीं मारा जा सकता पुलिस के द्वारा, क्योंकि हाथ से कुछ करना वो भी ठीक नहीं है। रेड लाइट जंप किया तो समझाया जा सकता है कि तेरी जो पोजीशन है बड़ी वीक है, तेरे ऊपर कोई चढ़ जाएगा, मगर उसका चालान किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर नहीं आता, वो उसके परव्यू में नहीं आता। अब साइकिल वाला आकड़ जाए कि उसको तो जंप भी कर रहा है, रेड लाइट जंप, सामने वाला देख रहा है, साइकिल वाला है, हेलमेट भी नहीं डाल रहा, तो वो हेलमेट किसके लिए ऊपर है? मोटरसाइकिल वाले के ऊपर है। तो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, दूसरों की भी। नेचुरली उसके ऊपर ट्रक चढ़ेगा तो हो सकता है वो कंट्रोल ना हो, 2-4 बंदों पे चढ़ जाए। तो अब आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे उसको एहसास हो गया साइकिल वाले को कि वो बड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसको एक छूट दे रखी थी। बिल्कुल वैसे ही CMSed CCH एक ऐसे कोर्सेज है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं अपनी किसी जजमेंट में, सरकारी जजमेंट में ये छूट दे रखी थी कि ये प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी बताया हुआ था। हालांकि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत बार कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जजमेंट थी कार्यरत वालों के लिए। जैसे CHO BSc नर्सिंग या GNM है तो अस्पताल के अंदर है, बाहर जीरो है, बाहर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती जब तक वो सरकारी अधिकार क्षेत्र में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो भी अंदर वाले CMSed वाली थी जो किस कार्यरत थे। तो मैं मना करता था कि उनके लिए है तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ होगा, अगर आप कभी भी मेडिकल सर्टिफिकेट या प्रिस्क्रिप्शन की गलती मत करिए। अपने बच्चों को और दूसरों को वीडियो में बनाता था, मगर मेरी इतनी व्यूअरशिप बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? मैं टोकता था। मेरी बहन मेरे को बचपन में बहुत टोकती थी। मेरे भाभी जी ने बतलाया मेरे को, मैं क्या ऐसे इसको क्या तकलीफ होती है, मैं सुगंधित रबड़ लेके आता हूँ या खर्चा करता हूँ या पेंसिल कलरफुल लेके। वो कहते जो प्यार करता है वो डांटता भी। मैंने अपने बच्चों को डांटा बहुत, स्टूडेंट को या जो मेरे ऑडियंस है, तो उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरी व्यूअरशिप से हट गए कि सरदार जी वो नहीं बोलते जो हम डिमांड करते हैं। बच्चा अगर कोई टॉय मांगे और वो टॉय डेंजरस हो, मुंह में डाल के कहीं अंदर ही ना चला जाए, तो बच्चा माँ बाप से नाराज हो जाता है। वो वही चाहता है जो उसको इच्छा है। मगर आगे जाके, आज दोस्तों, बचपन में आप अपने बच्चे को मुंह मांगा खिलौना दोगे और नहीं बोलोगे तो बड़ा होके वो मर्सिडीज मांगेगा, बड़ा होके वो किसी लड़की का हाथ पकड़ के ले आएगा। तो ये बैड मैनर्स है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। CMSed CCH के जो गुरु थे उन्होंने अपने बच्चों को समझाया नहीं।
उन्होंने कह दिया IV ड्रिप लगाओ, बाहर क्लिनिक लिख दो। और जहाँ भी वो कोर्स करके जाते थे तो मार्केट में इतनी चूहा रेस बन गई कि हम आपको NOC भी ला देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा के बहुतों ने मैंडामस रिट डाली। जब कोई आदेश बड़ी माननीय कोर्ट द्वारा हो तो एक छोटी सी रिट मैंडामस डाली जाती है, वही रिलीफ मांग लिया जाता है जो बड़ी में मांगा। पेशा कर लिया माननीय कोर्ट में, मैंडामस डाल देनी, 2-4 लाख रुपए ले लेने कैंडिडेट से और वहाँ से 1-1 साल के लिए NOC ले लेना। और उसके बाद उस कैंडिडेट का इतना रुआब हो जाता था कि मैंने तो सामने वाले ऑफिसर को डरा दिया। रिट ऑफ मैंडामस डाल ली माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेस पे और NOC ले लेनी, और उसने लिख देना कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये प्राथमिक उपचार करता है। मगर प्राथमिक उपचार की आड़ में बहुतों ने MBBS की भांति खुलेआम प्रैक्टिस करना। प्राथमिक उपचार तो बहुत छोटे लेवल पे होती है, उसका मतलब होता है कि आप WHO की गाइडलाइंस जो हैं तो उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक कड़ी हैं डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। कॉमन एलिमेंट्स के बारे में भी लिखा है उसकी प्राइमरी हेल्थ मैनुअल में, मगर उससे बागी हो गया बंदा। उन्होंने देखा कि, और उसके गुरुजी ने भी देखा कि यार इससे तो पेशेंट से भी पैसा बनता है और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से भी बन रहा है, स्टूडेंट भी अपने ऐसे गुरुओं को प्रमोट करने में लग गए क्योंकि पैसा या विटामिन M बहुत हो गया। जैसे हमारे पटियाला में ही देख लो, कमेटी के अंदर जो कॉलोनी है उनका, वो कमेटी के अंदर आती है, जुरिसडिक्शन में आती है, वहाँ प्लॉट लोगे तो महंगा पड़ेगा। और जब आप उस पर कोई इमारत बनाओगे तो नक्शे के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, 40% जगह छोड़नी पड़ती है वो ग्रीनरी एरिया के लिए, 60% में बिल्ड करना पड़ता है। अपनी मनचाहा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जिसमें जो कमेटी के बाहर है इलाका वो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, वहाँ सस्ती ज़मीन मिलती है, लोग अनऑथराइज कॉलोनी में ले लेते हैं प्लॉट क्योंकि सस्ता है। यहाँ पे 16,000 है, वहाँ 3,000 है। और उसमें क्या है, वो अनऑथराइज कॉलोनी में ना तो सीवरेज होता है ना पानी होता है। वक्त के साथ जब वोट बैंक होता है, बढ़ता है, तो वो प्रेशर पॉलिटिकल डाल के वहाँ भी सीवरेज डाल लेते हैं। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाल देती है वोट बैंक की वजह से कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है 1 टाइम उनको रेगुलराइज किया जाता है। अब जो बिल्डर होता है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को कन्वर्ट ही नहीं कराता, CLU नहीं कराता, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव खरीद के वो वाली अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप कर देता है। जैसे जैसे सरकारों को पता लगता गया कि एक सिंगल बंदा या ग्रुप ऑफ बंदा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ही बिल्डिंग मटेरियल बना के अनऑथराइज कॉलोनी बना रहा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किए कि अगर आपने किसी अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लिया है तो अगर आप उस पर कुछ बनाओगे तो NOC चाहिए, अगर उसकी रजिस्ट्री कराओगे प्लॉट की तो NOC चाहिए। करते करते बिल्कुल वैसा ही CMSED के और CCH और जो RMP कोर्स करते हैं, क्योंकि अनरेगुलेटेड फील्ड है अभी, वो बिल्कुल वैसा ही जैसे कमेटी के बाद वाला पोर्शन। तो उन्होंने देखा कि ये चोर रास्ता भी है, ये हम रिट ऑफ मैंडेमस डाल के NOC लेते रहे, और मगर उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने GPRS फिट करा दिया। अमेरिका में भी जो रिफ्यूज़ लेता है ना, एसाइलम लेता है, शरणार्थी होता है, तो उसके GPRS लगा दिया जाता है कि ये बंदा कहाँ कहाँ जाता है, इसको अगर खतरा है अपनी सरकार से यहाँ इंडिया में तो वो वहाँ पे चला गया, या बांग्लादेश में है तो कहता है मेरे को खतरा है, मेरे को यहाँ एसाइलम दे दो, तो GPRS लगा देते हैं उसके, ये कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा, चाहे उसको पैसे भी देते हैं। तो कहीं CMO साहबान ने जैसे सहारनपुर में एक GPRS लगाने की कोशिश की कि शायद ये हमारे काम आ जाए, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं, कम है गांव में, तो उन्होंने उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर करना शुरू कर दिया और कई ज़िलों में। और धड़ल्ले से जो फार्म आए
किसी ने उसमें क्लिनिक भी लिख दिया और वो रजिस्टर्ड हो गया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर, मगर नीचे लिखा था मोहर पे सिर्फ प्राथमिक उपचार के लिए। मगर आम बंदे को लगा कि ये रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, मगर वो रजिस्ट्रेशन अलग होती है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कानून पढ़ेंगे तो फर्स्ट एड सेंटर रजिस्टर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसके परव्यू में ही नहीं है। साइकिल पे नंबर लग ही नहीं सकता। यहाँ गलती हुई गवर्नमेंट से। जब मैंने आरटीआई डाली तो उनसे पूछा तो मैं कि ये कैसे कर दिया आपने, या तो करो सभी को करो या सभी इंडिया में सभी जगह पे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो इन पे नज़र रखते हैं और जहाँ काम होता है, आपने देखी होगी वो आरटीआई, जहाँ नज़र रखते हैं और जहाँ हमारी हेल्थ से रिलेटेड जैसे डेंगू हो गया, कहीं पे टीबी हो रही है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम था कि एड्रेस वो दे चुके हैं जहाँ वो फर्स्ट एड सेंटर सो कॉल्ड, वो फर्स्ट एड सेंटर तो नहीं है, वो तो धड़ल्ले से फर्स्ट एड से भी आगे निकल गए, अपने लेवल से भी निकल गए। जीपीआरएस पहले ही फिट था, वो 1 साल के लिए जो दिया था वो पहले ही नोटेड था। उसको निरस्ती करने का हक तो स्टेट के पास जब मर्जी होता है। अगर कुछ चीज़ दी है तो वापस ली जा सकती है। पापा एक खिलौना देते हैं, मोबाइल देते हैं, तो वापस ले सकते हैं, हमारे वृद्धजन है, एल्डर हैं। क्योंकि किसी एक्ट में लिखा तो है नहीं कि फर्स्ट एड सेंटर को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर प्राथमिक उपचार के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की नेशनल काउंसिल सेक्रेटरीट को ये चीज़ लिख दी थी कि कोई अमेंडमेंट बताइए जिससे ये पता लग जाए कि फर्स्ट एड सेंटर आता है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या उसको कराया जा सकता है। कोई एक्ट बता दीजिए मेरे को, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये किसी दिन प्रॉब्लम करेगा। मैं पंडित जी नहीं हूँ, मगर फिर भी तो ये देखिए, इसमें मैंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बताया, क्योंकि वो होता है किसी डिग्री के लिए, वो होता है बीएमएस के लिए, एलोपैथी के लिए क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट जो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, उनके लिए होता है। तो ये मेरे क्वेश्चन थे, तो मेरे को बता दीजिए कि फर्स्ट एड सेंटर को के लिए आपने कोई निकाला है, आपने कोई निकाला है, कोई ऐसा अमेंडमेंट रूल का निकाला है? तो आगे से जो जवाब आया मेरे को वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जवाब है, इस जवाब में क्या लिखा है? द डिवीजन डील विद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने मेरे को 25, 12, 20, जब कोरोना में लोग थे, और मेरे को ये होता है कि आरटीई डाल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ निकालो, तो लोग बहुत गालियां निकालते हैं, बाबा जी पता नहीं क्या सांप निकालते रहते। इसमें लिखा है डिवीजन डील्स विद द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, नो सच ऑर्डर सर्कुलर नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय डिवीजन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया जिसमें लिखा हो कि फर्स्ट एड पोस्ट, क्योंकि फर्स्ट एड पोस्ट रोड्स पे भी होती है, या फर्स्ट एड देने वाला को कहीं रजिस्टर करना है, क्योंकि उसका एक्ट में कहीं जिक्र ही नहीं। जिक्र किसका है? डेंटल क्लिनिक का, एलोपैथिक क्लिनिक का, यूनानी क्लिनिक का, फिजियोथेरेपी क्लिनिक का, काउंसलिंग सेंटर का, या तक कहीं लिखा ही नहीं, या डायग्नोस्टिक सेंटर का। ये देखिए, गिव्स रॉक्स कॉपी ऑफ ऑर्डर सर्कुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट दैट फर्स्ट एड कोर्स, फर्स्ट एड पोस्ट एनीवेयर इन द यूनियन रिपब्लिक ऑफ होल इंडिया कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। मुझे ये बता दीजिए, कोई सर्कुलर बता दीजिए जिसकी फर्स्ट एड पोस्ट जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती है। आगे से मैंने 2 चिट्ठियाँ लिखी, नहीं ऐसा कोई नहीं है सर्कुलर। तो दोस्तों, सीए एक्ट के अंडर ही अब कार्रवाई हो रही है। वो जिन्होंने पंजीकृत कराया था वो सी एक्ट के अंडर तो आते नहीं थे, मगर पंजीकृत हो गए थे, और निरस्त कर दिया गया, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन स्टेट का, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे मान लीजिए पटियाले में जो कॉलोनीज अनऑथराइज्ड है, उन पे कुछ टाइम के लिए अगर किसी ने अधिकार दे दिया था कि वो अपनी रजिस्ट्री करा लें,
क्या रजिस्ट्री हर जगह पे, यूपी में, हरियाणा में, हिमाचल में 10 लाख का प्लॉट है, मार्केट वैल्यू है उसकी, क्या लोग 10 लाख का ही प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं? उसको मार्केट रेट नहीं, बीसी रेट, कलेक्टर रेट पे 2 लाख या 1.5 लाख की रजिस्ट्री कराते हैं। 8 लाख को कैश में देते हैं या 8.5 को 2 नंबर में देते हैं। ये डिफरेंस है। कलेक्टर रेट अलग है उस किसी कॉलोनी का और मार्केट रेट कुछ अलग होता है, तो लोग लेते भी हैं और देते भी हैं, क्या? ब्लैक में। मगर जब लोन लेना होता है तो पूरा अमाउंट शो करना होता है। ये चोर रस्ते हैं। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर ऑर्डर आया कि जो पंजीकृत है उसको तो रहने दो, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर पंजीकृत नहीं तो उसका काम बुलडोजर कर दो। तो बड़ी आराम से समझ आ रही है बात। सीए एक्ट 2010 की, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत पहले ही बता चुका हूँ। ये चीज कोई समझता ही नहीं था। तो नेचुरली अगर पंजीकृत आज मान लो सीएमएसईडी को पंजीकृत भी कर लिया जाए तो वो पंजीकृत होंगे ना, मगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जहां पे वो बैठते हैं फर्स्ट एड, वो नहीं होगी। अगर वो पंजीकृत होगी फिर तो एमबीबीएस वाला भी खड़ा हो जाएगा, बीएमएस वाला भी इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। हमने 2-2 करोड़ में चीजें की हैं, ये तो वही कर रहा है वहां पे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और है, एनसीएएचपी एक्ट अलग है, जिसको यूट्यूबर ने 2021 में आपको कैप्सूल कोर्स करने के लिए कहा। तो एनसीएएचपी एक्ट में जो इंडिविजुअल है लिविंग बीच में बैठा हुआ है फर्स्ट एड पोस्ट में, उसको रजिस्टर करने की बात की गई थी, मगर उन्होंने कहा कि ये हमारे परव्यू में नहीं आता। अब एनसीएएचपी ने हाथ खींच लिए हैं, वो कहता है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में ही नहीं है। इसका मतलब उसकी एजुकेशन और उसके कार्य उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं है। जैसे नर्सिंग का कोर्स जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होती है, मगर नर्सिंग असिस्टेंट की नहीं होती। नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स करा रहे हैं लोग, जहाँ पे जरूरत होगी, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसका मतलब वो अनरेगुलेटेड फील्ड है, वो उनके द्वारा सुझाया गया कोर्स नहीं है, बिल्कुल वैसे। तो दोस्तों, सीएमएसईडी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस, वो मेमोरेंडम दे सकती हैं इकट्ठे होकर कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई 6 महीने का ट्रेनिंग दी जाए और हमें स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। ये बड़ी बार हुआ है, ये पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की कि 6 महीने का, 1.5 साल का हम बेरोजगार हो रहे हैं। मगर ऐसे नहीं होता कि आप सड़कों पे या कहीं और जगह पे जाके दंगा करें। हम पीसफुल प्रोटेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन बाय मीनिंगफुल प्रोसेस। और इसमें ये भी गलत होगा कि मान लीजिए एक सीएमएसईडी या ट्रिपल सीएच वाला या फिजिशियन असिस्टेंट वाला या एक जीएनएम या एएनएम, वो रजिस्टर्ड भी है चाहे, और वो चाहे कि मैं अपने नीचे बंदे रख लूंगा और उसकी आड़ में लोगों के ऑपरेशन भी करूंगा, मरीज भी देखूंगा। एक एएनएम चाहे, वो तो रजिस्टर्ड है ना। एक बीएससी नर्सिंग चाहे, एमएससी नर्सिंग चाहे कि मैं हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल लेता हूँ, मैं पेशेंट को एमबीबीएस की भांति ही देखूंगा, क्योंकि अब हॉस्पिटल मेरा है। सीएमओ ने वो एस्टेब्लिशमेंट को, उस दुकान को, उस हॉस्पिटल को, क्लिनिक को सीए एक्ट में रजिस्टर कर लिया, क्योंकि बीच में मैंने एम्प्लॉई एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस रख लिए, बीयूएमएस, बीएमएस रख लिए, और वो आराम से उस ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और मरीज के सामने दोष जमाए स्टेथोस्कोप लगा के कि ये देखो मेरे अंदर बंदे हैं, मगर ऑनर तो अनक्वालिफाइड ही रहेगा, अनरजिस्टर्ड ही रहेगा। वो भी 420 एक्ट के अंडर जिस दिन एमबीबीएस की भांति एक्ट करे, क्योंकि उस लाइसेंस में कहीं भी क्वालिफाइड पर्सन इंचार्ज नहीं लिखा, वो तो मालिक है, प्रोपराइटर है। जैसे एक दवा की दुकान वाला अगर डी फार्मेसी नहीं की तो दुकान खोल सकता है, मगर कानून के मुताबिक, सही मुताबिक वो दवा ना सेल कर सकता है, ना प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अंडर वाला वहाँ होता ही नहीं, फार्मासिस्ट वही कर रहा होता है।
वो सेल भी नहीं, वो ऑनर जो है वो प्रैक्टिस भी करता है, मगर शो ये होता है कि जो ड्रग जो स्टोर है वो रजिस्टर्ड है ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ के पास। और जिस दिन ड्रग इंस्पेक्टर सीएमओ को गुस्सा चढ़ जाता है तो वो कहता है वहाँ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड कहाँ है, उसको तो 2500-3500 घर पहुँचाए जाते हैं, वो तो कभी आता ही नहीं। तो कहने का मतलब चोर मोरियाँ हैं, चोर मोरियाँ, लूप होल है। तो ऐसे ही ये मार्केट में ट्रेंड चला है कि क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करा लिया जाए सीएमओ साहबान के, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस किसी रख के, और वो सामने नजर ही नहीं आएंगे, या वो चुपचाप पपट बन जाएंगे। ऐसे उनको तनख्वाह दी जाएगी, काम करेगा ऑनर, तो वो भी इलीगल। ऑनर कैसे इलीगली काम कर सकता है एज एमबीबीएस? जो एम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन है, जैसे फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उनके अंडर एम फार्मा, पीएचडी फार्मा, बी फार्मा लगे, दवा फैक्ट्री चल रही है, मगर उनका मालिक ने तो बी फार्मेसी नहीं की होती। अगर वही अंदर जाके क्वालिटी कंट्रोल चेक करना लगे, डिसइंटेग्रेशन, बायोअवेलेबिलिटी टेस्ट करना लगे, साइन करने लग जाए, प्रिस्क्रिप्शन लिखनी लग जाए, तो फिर तो वो भी इलीगल हो गया। कानून के चोर रास्तों में जो चीज़ें बढ़ती हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अगर आपने अपनी दी हुई सुविधाएं और जो बोनस आपको मिला है CMSED में, CCH में, आप अगर उसको दुरुपयोग नहीं करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम अगर सरकार को आराम से दिया जाए और अपने एरिया के MLA MP को समझाया जाए कि प्रेशर डालो, हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें नहीं मांगेंगे कि रिट ऑफ मैंडामस कोर्ट में मांग के NOC के लिए नहीं जिद करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए जिद नहीं करेंगे। हम जहाँ बैठे हैं हमें कुछ अधिकार दे दिए जाएं, अनऑफिशियली या ऑफिशियली जो भी है, या नोटिफिकेशन के द्वारा, या एक लिस्ट जारी कर दी जाए कि इतनी दवा ये यूज़ कर सकता है, ये है इसकी सीमा। वो सीमा ऑलरेडी चल रही है NMC एक्ट में, CHP में, उस पर मंथन हो रहा है, मगर उसमें भी लॉबी है, दूसरी एसोसिएशन है, वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि अगर इनको अधिकार थोड़ा सा भी दिया गया CHP को तो ये मिसयूज़ करेंगे, तो उसके अगेंस्ट काउंटर केस हो जाता है। तो दोस्तों, जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट ज़िले लेवल के MP MLA आपके कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, आपकी एसोसिएशन डायरेक्शन लेस नहीं होगी, आपकी जो कुंभा है उसको डायरेक्शन चाहिए, उसके पीछे थिंक टैंक चाहिए जिसके पास कागज हो लीगली, वो रिप्रेजेंट कर सके कि मेरे सारे बंदे मेरे एथिक्स और रेगुलेशन में रहेंगे। वो अपने हाथ में तलवार नहीं, इंजेक्शन IV ड्रिप नहीं उठाएंगे, वो शेड्यूल H ड्रग से पंगा नहीं लेंगे, वो CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की क्लासेस अटेंड करेंगे, वो बीच बीच में अपडेट उनको ट्रेनिंग मिलती रहेगी। जैसे फॉरेन कंट्री में एक फार्मासिस्ट 3 महीने बाद उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है जब तक वो CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन गेन ना करे। तो दोस्तों, आपके पैर और आपका ही कुल्हाड़ा आपने खुद अपने पैरों पे मारा, आपका ही पैर, आपका ही कुल्हाड़ा आपने अपने पैरों पे ही मारा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।